मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, क्लास 8 में। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हम पढ़ेंगे क्या क्या। व्हाट वाज मीन्ड बाय लॉर्ड रूल्स इन बंगाल। तो दोहरा शासन प्रबंध से क्या आशय है, मतलब डुअल रूल्स से क्या संबंध है ना, बंगाल में। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट और पिट इंडिया एक्ट, ठीक है ना, इसके जो ये एक्ट थे वो क्या थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब जो ब्रिटिश शासन थे उसकी आर्थिक नीतियाँ क्या थी और उसका फिर क्या डिमेरिट्स रहे हैं वो पढ़ेंगे। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म मेड बाय द ब्रिटिश रूल्स, तो जो ब्रिटिश शासन था उसके क्या क्या सुधार हुए हैं, कुछ उन्होंने सुधार भी किए हैं, तो क्या क्या सुधार हुए इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा डीप में, मैं इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदिता उनकी जिसके साथ थी, कंपैरिजन जिसके साथ था, किसके साथ था कंपैरिजन? फ्रांसीसियों के साथ। तो फ्रांसीसी कंपनी को भारत से क्या कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्लासी और बक्सर का युद्ध हुए जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध मुगल सम्राट पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया, ठीक है ना। तो जो भी आसपास के क्षेत्रों को जीत करके और मुगल जो सम्राट था उस पर अपना दबदबा बना लिया किसने? अंग्रेजों ने। इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के भी अधिकार जो है वो मिल गए। अब वे व्यापारी से प्रशासक बन चुके थे, ठीक है ना। अब वो व्यापारी से क्या हो चुके थे? प्रशासक, राजनीति में आ गए थे वो। कंपनी की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो गई और दक्षिण भारत में मैसूर के साथ युद्ध करके दक्षिण भारत को अपने अधिकार में उन्होंने ले लिया। दूसरी तरफ उत्तर भारत ने मराठाओं से युद्ध किया और युद्ध में मराठाओं क्या कर दिया? पराजित कर दिया और संपूर्ण उत्तर भारत को अपने झंडे के नीचे ला लिया, मतलब जितने भी छोटे छोटे स्टेट थे सबको जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ? जिन राज्यों को कंपनी द्वारा अपने अधिकार में लिया गया उनके साथ संधि करके अपने वर्चस्व में ले लिया गया है। सन 1857 तक संपूर्ण भारत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अंग्रेजों के अधिकार में हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस प्रकार लाभ कमाने वाली जो कंपनी थी भारत में अपना जो पॉलिटिकल स्थिति थी, स्टैंडर्ड था वो बना लिया था, है ना, और सत्ता पर ये आ गए थे। किंतु सत्ता प्राप्त इस कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या थे? उनका चरित्र ठीक नहीं था, वो व्यापारी थे और वो क्या थे? व्यापारी के साथ साथ जो उनके अंदर ब्राइब चला करता था, जिसके वजह से जो शासन चलना चाहिए वैसा नहीं चल पाया। प्रशासन में क्या रहे? अक्षम रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों से भी दूर थे। ये लोग प्रशासन प्रॉपर कर नहीं पा रहे थे, बने हुए थे प्रशासक, लेकिन प्रशासन नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये लोग राजनीति में तो आ गए थे लेकिन प्रॉपर जो है तो गवर्नमेंट को चला नहीं पा रहे थे, क्योंकि लोग ग्रीडी थे, डिसऑनेस्ट थे, है ना। और एक कंपनी के एम्प्लॉय थे, इनको अपना किस चीज़ से मतलब था? अपने वेल्थ और पैसों से मतलब था, ये पैसे संभालते थे, ठीक है ना। बाकी इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं था, प्रशासन से मतलब नहीं था। ये क्या थे? अर्धशिक्षित, अदूरदर्शी, बेईमान और धन के लालची थे। इसके लिए किसी भी सीमा तक वो जा सकते थे। अतः व्यापारी, दलाल, क्लर्क की भर्ती होकर इन कर्मचारियों के लिए व्यवहार में दक्षता, चरित्र में प्रशासक का व्यवहार स्थापित करने के लिए और साथ में क्या करने के लिए? थोड़ा दूरदर्शी हों, फॉर्मेटिव हो और रूल रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करे, इसके लिए कुछ जो है तो इनकी भर्ती की गई, इनको कुछ ट्रेंड भी किया गया, लेकिन एट लास्ट हुआ कुछ नहीं, है ना। उसके बाद कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के प्रयास किए गए। मतलब इनको जो है तो इंग्लैंड से जो भी कर्मचारी थे, अफसर थे, उनको क्या है? पढ़ाने लिखाने के लिए और उनको ट्रेनिंग करने के लिए बहुत से रूल रेगुलेशन बनाए गए, बहुत से पॉलिसीज ऐसी बनाई गई ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग अच्छे से कर सकें, ठीक है ना। उसके उपरांत क्या हुआ? कंपनी के कर्मचारी मूल चारित्रिक व्यापार ही बना रहा, वे अपनी आदतों को छोड़ने के तैयार नहीं थे। मतलब भले कितनी ट्रेनिंग दी गई लेकिन ये व्यापारी ही बने रहे, ये कभी शासन में प्रॉपर आ नहीं पाए, है ना। व्यापारी बने रहे, लालच में ही पड़े रहे और जिससे जनता को, इसका जो भारतीय जनता थी, इसका नुकसान किसको उठाना पड़ा? भारतीय जनता को। कंपनी के कर्मचारी ने भारतीय व्यापारियों, किसानों, दस्तकारों और राजा महाराजाओं आदि को सभी को लूटा। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं।
आगे बात कर लेते हैं हम डुअल रूल इन बंगाल। बंगाल में दोहरा शासन प्रबंधन। इसमें क्या था, इसमें ये था, इसको मैं पास में कर देता हूँ, प्रॉपर शेड्यूल कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, है ना। बक्सर युद्ध हुआ। बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी के अधिकार किसको मिल गए, कंपनी के, ठीक है ना। दीवानी जो है तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसको मिल गई, कंपनी को। दीवानी के अधिकार मिल जाने के बाद कंपनी का बंगाल के समस्त राजस्व पर अधिकार हो गया। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला ने बंगाल के निजामत के अधिकार भी कंपनी को सौंप दिए, किंतु कंपनी इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं थी, ठीक है ना। वो के टैक्स वगैरह सब कलेक्ट करना जो है सब कुछ जो होता था, उसने क्या किया, नवाब ने इसको कंपनी को सौंप दिया, लेकिन कंपनी इस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाई। वह केवल सोना और कोष पर अपना अधिकार रखना चाहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन वो और जगह नहीं करना चाहती, वो चाहती कि हमारे पास ताकत हो, पैसा हो, बस। इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। वह जनता की कंपनी के पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक साथ दीवानी और निजामत के कार्य देख सके। क्लाइव ने काफ़ी सोच विचार के बाद निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया। मतलब निजामत का मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, कोई भी जो लोग होते हैं, जनता होती है, उनके जो भी कंसर्न्स होते हैं, विवाद होते हैं, कुछ भी चीज़ होती हैं, उनके सबके काम, तो उसके सबके काम कौन करने लगा, बंगाल के नवाब। और दीवानी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया, और जो पैसा टैक्स कलेक्शन का जो उत्तरदायित्व है, दीवानी यानी टैक्स कलेक्शन, उसका उत्तरदायित्व पूरा अपने ऊपर ले लिया। टैक्स कलेक्शन यही करते थे। निजामत अर्थात शासन करना, शांति व्यवस्था और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना, ये होता है निजामत, ठीक है ना। फौजदारी का कार्य बंगाल के नवाब के पास रहा। राजस्व भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी ने राजा खान सीताबराय को नियुक्त किया। राजा खान को बंगाल का वह बंगाल के नवाब का खर्च मुगल सम्राट को पेंशन देने के बाद शेष राशि कंपनी के कोष में जमा की जाती थी। इस प्रकार बंगाल की शक्ति कंपनी तथा नवाब के बीच विभक्त हो गई, है ना। इसी को बंगाल का दोहरा प्रबंध कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं दोहरे शासन के दुष्परिणाम। अब क्या हुए दोहरे शासन के दुष्परिणाम, ये देखिए, डिमेरिट्स ऑफ ड्यूल गवर्नेंस, यानी दोहरे शासन के दुष्परिणाम। बंगाल के समस्त शक्ति कंपनी के हाथ में थी, किंतु वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्त थी। नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। कंपनी के पास सेना, कोष दोनों थे, किंतु शासन सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल के दोहरे शासन प्रबंधन ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। वैध शासन के कारण बंगाल की कृषि, उद्योग, व्यापार सभी कुछ नष्ट होते गए। साधारण जनता दरिद्रता और कंपनी के अत्याचारों से पीड़ित थी। ऐसी स्थिति में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। 1772 में यानी 1772 ईस्वी में कंपनी द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1772 AD कह सकते हैं आप इंग्लिश में, है ना। अब क्या हुआ, उसने दोहरे शासन प्रबंध की कुप्रथा को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। निजामत और दीवानी के अधिकार प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिए। बंगाल के नवाब का पद पूरी तरह से पेंशन का बना दिया गया। मतलब अब जो ताकत भी थी, राजनीति भी थी और कोष भी था, सब कुछ अब जो कंपनी थी उसने अपने हाथों में ले लिया। बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एन इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बॉडी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक स्वतंत्र जो बिजनेस कंपनी थी, ये संस्था थी। कंपनी के कार्यों का संपूर्ण प्रबंध एक संचालन समिति या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करती थी, ठीक है ना। दिस कमिटी अपॉइंटेड, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना, ये मैंने फिर लगा दिया आपको, आप देख सकते हैं। यहाँ समिति कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्ति और पदच्युत करती थी। कंपनी की व्यापारिक नीति निर्धारित करती थी, सेनाओं की व्यवस्था करती थी और विदेश नीति को निर्धारित करती थी। परंतु सन 1557 के बाद कंपनी का मूल चरित्र बदल गया और वह मात्र व्यापारिक कंपनी न रहकर प्रशासनिक कंपनी बन चुकी थी। इंग्लैंड की सरकार कंपनी के कार्यों से अनभिज्ञ बनी रह सकती थी। बंगाल की लूट, वहाँ की कानून व्यवस्था, कर्मचारियों के अत्याचारों से पीड़ित बंगाल की जनता की जानकारी
उसको थी। बंगाल के दोहरे शासन प्रबंधन ने किस प्रकार बंगाल की व्यवस्था को तहस नहस किया, इसकी भी उसको जानकारी थी। अपार धन संपदा जमा करने के बाद भी कंपनी की वित्तीय स्थिति में संकट था, ठीक है, क्योंकि वो लोग लालची थे, ब्राइब लेते थे, है ना, लालची थे। ब्रिटिश जो रूलर थे वो बहुत लालची थे। इससे ब्रिटिश शासन को लगा कि भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसलिए ब्रिटिश संसद ने, ये तो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जो वहाँ की संसद थी उसने क्या किया, देखिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट के दो प्रमुख उद्देश्य थे, कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना और भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के कुछ और भी कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक संस्था ही नहीं थी, अपितु वह एक राजनीतिक संस्था भी बन चुकी थी। उनके कार्य एवं अधिकारों में परिवर्तन आ चुका था। कंपनी को अब युद्ध और संधि के दायित्व भी निभाने थे। न्याय, सुरक्षा, राजस्व के कार्य भी उसके पास थे। कंपनी के शासनकाल में भारतीय प्रांतों की आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में तीव्र गति से गिरावट आई। कंपनी ने कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जो कंपनी के कर्मचारी, जैसा मैंने बताया कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में या ब्राइब में लिप्त थे, तो कंपनी के हितों को पूरा करने के स्थान पर स्वयं के स्वार्थ पूर्ति में लगे थे। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, कंपनी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए 1973 एडी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इससे 1774 ईस्वी में लागू किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक ठीक है ना, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जब भी आप बैठें, जब भी पढ़ने के लिए बैठें, ध्यान से सुनें और बुक को अपने पास रखें। चलिए